हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड आपके साथ हूं फिर से इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट के साथ। याद रखिएगा मेरी टैगलाइन, प्ले विथ फिजिक्स एंड मेक फिजिक्स इजियर। सो वी हैव topic electricity. Electricity is so important topic that I have discussed in the previous video, and I have told you the basic concepts: electric current, electric charge, electric potential and resistance in the previous video. So today we are starting a relationship, a basic law which is connecting these three physical quantities, and the name of that law is Ohm's law. बेसिकली ओम एक साइंटिस्ट का नेम था, सो हियर द साइंटिस्ट नेम ओम, और उन्होंने जो लॉ दिया था दैट इज ओम्स लॉ। आफ्टर डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ओम ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, ही गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू फिजिकल क्वांटिटीज। ही सेड I is directly proportional to the potential difference. The electric current flowing in a wire or in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. Only when the physical condition, there is a condition also, when physical conditions are constant, temperature remains constant. So this is the condition for Ohm's law. Ohm's law statement is very easy. Electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends only when the physical conditions like temperature remains constant. So we can say that कि अगर हमें छोटे अमाउंट का करंट चाहिए, छोटे मैग्नीट्यूड का करंट चाहिए, then we have to use a लो वोल्टेज बैटरी, और अगर हमें ज्यादा अमाउंट का करंट चाहिए देन वी नीड अ हाई वोल्टेज बैटरी। सो दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इस लॉ को, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर हम इसे इस तरह लिखें I इज इक्वल टू, सो V अपॉन R, वेयर R इज अ कांस्टेंट, जहां पे R एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है R इज called as resistance. In previous video I told you the definition of resistance according to its property कि resistance क्या होता है, बट ये आता कहां से? तो ये Ohm's law के derivation में से आता है। I is equal to V upon R. R is a constant and it is called resistance. Now we can make the definition of resistance in the terms of magnitudes. Last definition हमने resistance की ये पढ़ी थी, the obstruction offered to the flow of electrons. But अगर हम यहां पर बात करें, R को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. सो न्यूमेरिकली रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात की जाए रेसिस्टेंस न्यूमेरिकली कौन सी क्वांटिटी के इक्वल होता है, सो बेसिकली रेसिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब हम इसकी यहां से यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सो द यूनिट फॉर रेसिस्टेंस विल बी सेड एज वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, एंड इट इज कंबाइनली कॉल्ड एज ओम, और इसका सिंबल होता है ये, दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। इसको वोल्ट पर एम्पियर को कंबाइनली हम ओम कहते हैं, और इसे इस सिंबल से हम लोग नंबर्स के साथ शो करते हैं। सो व्हाट इज रेसिस्टेंस? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, कॉमनली कॉल्ड एज ओम। नाउ आवर टारगेट इज टू डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने आपको 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाना सिखाया, तो अब आप 1 ओम की भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। R के लिए, रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था वोल्टेज अपॉन I. सो वी कैन से दैट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 volt and the current flowing in that conductor is 1 ampere, then the electric resistance at that place or at that conductor is called 1 ohm. जब किसी ऐसे कंडक्टर में
जिसके एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो और उस कंडक्टर में 1 एंपियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तब हम कह सकते हैं उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 1 ohm. So this is the definition of 1 ohm. So we can say right now resistance is the property of the material of the conductor. कंडक्टर कौन से मटेरियल का बना है? जैसे कि आप लोगों ने लाइफ में आसपास अपने देखा होगा, हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अलग अलग मटेरियल के वायर यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हीटर की, तो हीटर में जो वायर यूज होता है दैट इज ऑफ नाइक्रोम वायर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की, तो उसमें जो वायर यूज होता है दैट इज ऑफ कॉपर वायर। तो ये जो डिफरेंट मटेरियल्स के यूज करने का कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट को फ्लो होने में उतनी ही प्रॉब्लम्स होंगी, करंट उतना ही कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेसिस्टेंस। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। जो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टर्स। व्हाट आर दे? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टर्स, दोज रेसिस्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ। ऐसे रेसिस्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दोज आर कॉल्ड ओमिक, एंड दोज रेसिस्टर्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक। हियर वी कैन राइट ओबे ओम्स लॉ, and here we can write do not obey Ohm's law. So this is the basic definition of ohmic and non-ohmic resistors. The next thing is, अगर हम बात करते हैं graphs की, we have two quantities V and I. So always remember that because V is directly proportional to I, or we are saying that I is directly proportional to V. So इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो जब तक ये प्रोपोर्शनैलिटी का रेशियो फॉलो हो रहा है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप देख रहे हो ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। It is inclined but a straight line, a uniform straight line. लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें नॉन ओमिक के लिए, सो नॉन ओमिक का मतलब हुआ those resistors which are not following Ohm's law, मतलब उनमें करंट की वैल्यू वोल्टेज के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर अ नॉन ओमिक रेसिस्टर। सो हियर वी कैन से दैट द सेकेंड डिफरेंस VI ग्राफ फॉर ओमिक रेसिस्टर्स आर लीनियर। यहां पर जो ओमिक रेसिस्टर्स के लिए VI ग्राफ होगा लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और यहां पर नॉट लीनियर। लीनियर नहीं हो सकता, कोई भी कर्व हो सकता है या कोई भी जिगजैग लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ नहीं होगा। लीनियर सिर्फ तब होगा जब वहां पर ओम्स लॉ को फॉलो किया जा रहा होगा। एंड द थर्ड डिफरेंस वी कैन से अबाउट देयर रिलेटेड एग्जांपल्स। जितने भी हम लोग नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करते हैं जैसे आयरन, कॉपर, इन सब का यूज अगर हम लोग वायर्स के फॉर्म में कर रहे हैं तो ये ओमिक रेसिस्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। और अगर हम नॉन ओमिक रेसिस्टर्स की बात करें तो जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर्स, diodes, so these are the examples of non-ohmic resistors. इनमें V directly proportional to I ये relation follow नहीं हो पाता है। So these are the basic three differences between ohmic and non-ohmic resistors. Now we have to understand how can we find the value of resistance from the VI graph. अगर हमें VI graph से resistance की value find करनी है then we can also find, but what is the method used? Look at here, because this is also an important question, कभी कभी बोर्ड्स में आ जाता है। This is VI graph for a conductor and the graph is like this. So you have to take any 2 points on the graph A and B. The values over here is x1 y1 and the values over here is x2 y2. So the resistance will be the slope of
line AB, slope of AB, and the formula for slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is the formula for finding the resistance. ये दो कोऑर्डिनेट्स आप पता कर लीजिए, ये कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए, यहाँ का एप्सिका क्या है, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए, और दोनों के ऑर्डिनेट्स का सबट्रैक्शन, दोनों के एप्सिकास का सबट्रैक्शन और डिवाइड, देन यू विल फाइंड द वैल्यू फॉर रेसिस्टेंस. सो देख रहे हैं हम लोग, हमें दो कोऑर्डिनेट्स की, और कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स यहां पर पूरी लाइन में से हो सकते हैं, जो भी हमें दिया जाए. इसको भी आप एक कोऑर्डिनेट कंसीडर कर सकते हो 0,0 को, और एक कोऑर्डिनेट आप x2 y2 को भी ले सकते हो, तो यहां से भी निकालना इजी पड़ेगा. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द रेसिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ VI ग्राफ. कभी कभी क्वेश्चन में डाउट करने के लिए वो लोग ये भी आपको दे देंगे IV ग्राफ, या एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट. जिस तरह VI ग्राफ की स्लोप रेसिस्टेंस को डिराइव करती है, रेसिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है, उसी तरह जो IV ग्राफ होगा उसकी जो स्लोप होगी वो किसे एक्सप्लेन करेगी, रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, 1 अपॉन रेसिस्टेंस. और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाता है जिसको आप कहते हो कंडक्टेंस. Okay, so this is the new physical quantity termed as conductance. What is conductance? Simply the inverse of resistance is called conductance. जिस तरह resistance की यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स, ओम पावर -1, because 1 upon ohm can be said as ohm inverse. और इसको सीमेन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, that is why it is termed as Siemens also. Either you can write ohm inverse or you can write Siemens. So the conductance and resistance, they are inversely proportional to each other. They are inversely equal to each other basically. Resistance का जो भी inverse आएगा, that will be conductance. So this is the concept of graph and conductance. Now we are going to discuss what are the properties on which resistance depend. रेसिस्टेंस कोई एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी नहीं है. रेसिस्टेंस के केस में अगर आप ये कहो या ये इमेजिन करो कि आयरन का कोई भी आप पार्टिकल ले रहे हो, वायर ले रहे हो या कोई कंडक्टर ले रहे हो, उसका रेसिस्टेंस हमेशा सेम रहे, इट इज नॉट लाइक दैट. सबसे पहली बात, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, जब रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद कुछ रिजल्ट सामने आए. पहला रिजल्ट ये आया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मतलब कंडक्टर की लेंथ जितनी इंक्रीज करते जा रहे थे, रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ता जा रहा था. कंडक्टर की लेंथ जितनी कम की गई, रेसिस्टेंस उतना ही कम. क्या लॉजिक था इसके पीछे? सो लेट मी एक्सप्लेन you. रेसिस्टेंस होता क्या है? ड्यू टू द कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पॉजिटिव आयंस एंड अमंग देमसेल्व्स द एनर्जी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. मतलब कॉलिजन्स बेसिकली रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं. तो अब आप खुद सोचिए, खुद इमेजिन करिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स को, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी, वायर की लेंथ ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली दे हैव टू कवर अ लार्ज डिस्टेंस. तो लार्ज डिस्टेंस में जो उनके कॉलिजन्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे. दैट इज व्हाई दिस रिलेशन is true. Resistance is directly proportional to length of the conductor. Second relation is resistance is inversely proportional to area of the cross section. Area of the cross section को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि वायर कितना थिक है. वायर जितना ज्यादा थिक होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और वायर जितना ज्यादा थिन होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम होगा. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है. सो जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें रिलेशन इस तरह से मिलता है, L प्रोपोर्शनैलिटी L अपॉन A. और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी. रो इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी, और वी कैन से इसका दूसरा नाम ये भी होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. अब देखिए यहां पर स्पेसिफिक वर्ड लग गया है, इसका मतलब है नाउ दिस रो इज द आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. मतलब अगर मैं आयरन के रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन अगर मैं आयरन के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और वो वही रहेगी. सो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
but the resistance can be varied according to length and area of cross section. So this is the derivation for the formula for resistance. तो हमने देख लिया resistance का formula rho L upon A. Rho specific resistance, L length of the conductor, A area of cross section of wire. Now we have to discuss specific resistance. What can be the definition of specific resistance? तो specific resistance की खुद की definition कोई भी नहीं है, इसकी definition को इसी formula से frame करेंगे हम. देखिए formula आएगा R into A upon L is equal to rho. अगर मैं इस फॉर्मूले से रो को सब्जेक्ट बनाता हूं, सो R into A upon L. अब मैंने एरिया के प्लेस पे रख दिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ के प्लेस पे रख दिया 1 मीटर. अगर मैं इस क्वांटिटी को सॉल्व कराऊंगा तो मेरे पास आएगा रो इज इक्वल टू R. It means the resistance of a wire of unit area of cross section and unit length. मतलब 1 मीटर लेंथ के किसी वायर में और उसका जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, जितना रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वही उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बन जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला आ रहा है R into A upon L. R की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर. So meter will be cancelled to combinedly the unit for resistivity will come ohm into meter. The unit for resistivity or specific resistance is ohm into meter. So this is the concept of specific resistance. You have to remember this. Okay? So resistance एक ऐसी quantity है जो हमें material के बारे में एक idea दे सकता है, लेकिन अगर हम specific resistance की बात करें तो उससे हमें exact पता चल जाएगा कि कौन सा material हमारे उस particular concept के लिए, उस particular function के लिए सही होगा. तो जब भी हम कोई वायर डिसाइड करेंगे तो वो हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखकर करेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस की कंडीशंस के साथ चेंजेस आ जाते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ सम मटेरियल्स इन डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की जिनमें हम लोग अलग अलग मटेरियल के वायर्स को यूज करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल कॉपर. बिकॉज कॉपर हैज लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्योंकि कॉपर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है काफी कम होता है. दैट इज व्हाई इट इज द सुटेबल मटेरियल फॉर द कनेक्शन वायर्स. जितने भी कनेक्शन वायर्स होते हैं वो कॉपर के बनते हैं, क्योंकि कनेक्शन के दौरान आप यही चाहते हो कि करंट वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से फ्लो मिले. और अगर आप मुश्किल चाहते हो तब आप कॉपर यूज नहीं करोगे. आप यही चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के दौरान उनको कोई भी परेशानी ना हो, तो ऑब्वियसली आपको एक ऐसा मटेरियल चूज करना है जिसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम हो, तो आप कॉपर यूज करोगे. ठीक है. या एल्यूमिनियम वायर्स भी यूज होते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज आल्सो लो रेसिस्टेंस. आपको मैं बता दूं सिल्वर का और भी कम होता है, लेकिन सिल्वर हम लोग इसलिए नहीं यूज कर पाते बिकॉज इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर आवर हाउसेज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय द सिल्वर इज वेरी हाई, सो इट कैन अफेक्ट द सराउंडिंग्स ऑल्सो. तो कॉपर की ही सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कॉपर का यूज करना हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए. दूसरी बात करते हैं नाइक्रोम की. हमारे जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं जहां पर हमें ऐसा वायर चाहिए जिसका रेसिस्टेंस हाई हो और साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, क्योंकि हीटर्स में हमें ऐसा वायर यूज करना है जो हीट इफेक्ट भी प्रोड्यूस करे और खुद भी जल्दी मेल्ट ना हो. दैट इज व्हाई वी यूज नाइक्रोम इन द इलेक्ट्रिक हीटर्स. तो जो नाइक्रोम वायर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक हीटर्स या इलेक्ट्रिक आयरन्स इन सब में यूटिलाइज किए जाते हैं. और इसी तरह हम लोग बात करते हैं मैंगनीन. सो मैंगनीन ऑल्सो एन एलॉय. मैंगनीन और लेड और टिन जो हम लोग पढ़ते हैं, लेड एंड टिन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि लेड और टिन का एलॉय एज अ फ्यूज वायर यूज होता है. फ्यूज वायर में भी कॉन्सेप्ट यही है कि रेसिस्टेंस शुड बी हाई बट फ्यूज वायर में मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए. तो मान लीजिए रेसिस्टेंस तो हाई नाइक्रोम का होता है, लेकिन यहां पे तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया, तो नाइक्रोम को एज अ फ्यूज वायर यूज करना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो वहां पर लेड और टिन का बना एलॉय यूज करते हैं. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, दीज आर द मटेरियल्स यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस for
द डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कोई भी मटेरियल चूज करने से पहले हम उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नोट डाउन कर लेते हैं। इफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज लो देन द मटेरियल इज गुड फॉर द पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, एंड इफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज हाई देन इट इज नॉट गुड फॉर द flow of current. So this is the concept of using different materials at different places. Now we are going to discuss very short but a little important topic which is named as superconductors. I have told two factors which are affecting resistance. मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूं, रेसिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, द रिलेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर। आपको यह बात तो मालूम है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द पार्टिकल्स एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। तो जब उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो उनके बीच होने वाले कॉलिजन्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तब भी उनके कॉलिजन हो रहे होंगे, टेम्परेचर हाई होगा तब भी कॉलिजन होंगे, लेकिन टेम्परेचर हाई होने वाले केस में उनके बीच जो कॉलिजन्स हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्लियर है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड होता है। अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर लो करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो अब अगर हम इस लाइन को बेस मानकर चलें तो टेम्परेचर कम करने पर रेसिस्टेंस कम होता है, ये बात हम लोग समझ गए। तो टेम्परेचर को कम करते करते इतनी मिनिमम वैल्यू तक आ जाओ आप कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो और नेग्लिजिबल। हालांकि ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट फॉर थ्योरेटिकल पर्पस इट कैन बी टर्म्ड एज नेग्लिजिबल, तक तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं। सो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ अ कंडक्टर शोज नो रेसिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, देन दैट कंडक्टर इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जो लो टेम्परेचर पर आने के बाद जीरो रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, या इनफाइनाइट कंडक्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस या आप ये कह लो इनफाइनाइट कंडक्टेंस शो करते हैं, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मर्करी एट 4.2 केल्विन। अगर मर्करी को 4.2 केल्विन पर यूज किया जाए तो ये एक सुपर कंडक्टर की तरह यूज किया जा सकता है। और सुपर कंडक्टर्स की स्टडी इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सुपर कंडक्टर्स का यूज हर जगह होने लगेगा तो हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होंगे। सो सुपर कंडक्टर्स की स्टडी आज भी चल रही है, हालांकि इस पर अभी वर्कआउट चल रहा है तो बहुत ज्यादा इसके बारे में अभी तक वर्किंग प्रैक्टिकली ये नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल पर्पस के लिए हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। सो इट मींस अगर रेसिस्टेंस कम करना है तो टेम्परेचर कम करना होगा। और फॉर एग्जांपल मर्करी का जैसे कि 4.2 केल्विन पर, तो पूरी तरह से उसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल, लगभग जीरो हो जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सो टुडे नाउ वी आर फिनिशिंग अवर पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। तीसरे वीडियो में मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।